इतनी तपती धूप में जब मैं अपने कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा तो दरवाजा बंद था। बार बार बजाने पर भी कोई ना आया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ ही देर के बाद मेरी माँ ने दरवाजा खोला और मैं थका हुआ, पसीने में भीगा घर के अंदर गया। मेरी माँ मुझे पानी का गिलास देने लगी और फिर मुझसे कहने लगी कि देखो, घर का सारा काम मैंने किया है। झाड़ू लगाया है, पोछा लगाया है और बर्तन भी सारे पड़े हुए थे। अब इन हड्डियों में इतना दम तो नहीं है कि मैं घर बार संभालूं। तुम अपनी पत्नी को जाकर देखो, आखिर वो करती ही क्या है। मैं जब अपने कमरे में गया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी सुकून से बेड पर सोई हुई है। मुझे बहुत गुस्सा आया और उसके बगल में मेरी बेटी भी सो रही थी। एक पल को मैं सोचने लगा कि देखो, मैं सारा दिन ऑफिस में मेहनत करता, अपना सर खपाता हूँ और बॉस की झड़कियां सुनता रहता। इसके बाद 2 बसें बदल कर घर आता और अंकिता को देखो कितने सुकून से सो रही है। मैं गुस्से में उसे पुकारने लगा तो वो जाग गई और साथ में सोई हुई मेरी बेटी सिद्धि भी शायद अपनी माँ के पास से उठ जाने से जाग गई थी और रोना शुरू कर चुकी थी। अंकिता जल्दी से उठी और सिद्धि का फीडर धोकर उसमें दूध डालकर उसे देने लगी तो सिद्धि चुप हो गई। वो थोड़ी देर के लिए सिद्धि के पास बैठी और मैं हाथ धोने के लिए बाहर चला गया। मेरी माँ बाहर ही खड़ी। वो मुझसे कहने लगी, देख लिया, आज तुमने अपनी आंखों से देख लिया है कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी पत्नी आराम करती रहती है और घर का ज्यादातर काम तो मैं खुद करती। मैं सोचने लगा कि रात को सिद्धि को सुलाते हुए काफी टाइम हो गया था, लेकिन सिद्धि फिर भी नहीं सो रही थी और अंकिता सिद्धि को लेकर दूसरे कमरे में चली गई थी। लेकिन इसके बावजूद काफी टाइम मुझे आवाज आती रही। सिद्धि बिलख बिलख कर रोती रही और कितने घंटों मैं सो नहीं पाया था। फिर ना जाने कब मेरी आंख लगी और कुछ ही घंटे सोने की वजह से मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। पता नहीं अंकिता कितनी देर नहीं सोई होगी। बहरहाल मैं कमरे की तरफ मुड़ा तो मेरी माँ फिर मेरे पीछे से आवाज देने लगी कि अपनी पत्नी को बोलो कि तुम्हें चाय पानी का पूछे। जब देखो पलक तोड़ती रहती है, सिद्धि का बहाना बनाकर रखा हुआ है और खुद सो जाती है। मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैं जब कमरे में गया तो अंकिता फिर सोई हुई थी। मैंने गुस्से से उसे पुकारा और उससे कहा, आखिर तुम घर में करती ही क्या हो। मेरी इस बात से वो मुझे हैरत से देखने लगी। वो रोने लगी और कहने लगी कि मेरे सर में बहुत तेज दर्द है। मैंने गुस्से से अपनी पत्नी को देखा और कमरे से बाहर चला गया। मैं अपनी माँ के कमरे में गया। आज तो मेरी बड़ी बहन भी आई हुई। मुझे देखकर शोर मचाने लगी। वो कहने लगी, तुम्हें जरा भी अपनी माँ का ख्याल नहीं है। अपनी पत्नी का ही ख्याल रखना है। जब भी आती हूँ तुम्हारी पत्नी को आराम करते हुए ही देखा है। घर में वो करती ही क्या है। मैं चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर बैठने के बाद मैं किचन में चला गया। जब मैं किचन में गया तो मेरी पत्नी वहां पर मौजूद थी। मेरी माँ को लीवर की प्रॉब्लम थी, इसलिए मेरी पत्नी उनके लिए परहेज का खाना बनाती थी, जबकि मुझे चटपटे खाने पसंद थे। इसलिए वो मेरे लिए अलग और माँ का परहेज वाला खाना अलग बनाती थी। कभी कभी वो बिजी हो जाती तो माँ थोड़ा बहुत अपने लिए खाना बना लेती थी। रात को फिर सिद्धि के पेट में बहुत तेज दर्द था। वो बहुत ज्यादा रोने लगी। मैं जब गहरी नींद में सो रहा था तो उसके रोने की आवाज आई। मैंने गुस्से से अपनी पत्नी को देखा और उससे कहा, तुमने तो सारा दिन अपनी नींद पूरी कर ली है सोकर, मेरी नींद क्यों हराम कर रही हो। इसे लो और दूसरे कमरे में जाओ। वो चुपचाप उठी और दूसरे कमरे में चली गई, जबकि मैं सुकून से सो गया। अगले दिन मैं ऑफिस चला गया। वहां सारा दिन मैं काफी टेंशन में रहा। एक तो नींद पूरी नहीं हुई थी। अपने लिए चाय का कप मंगवाया और चाय पीने लगा। बॉस ने भी आज बहुत ज्यादा काम दे रखा था। चाय के साथ एक पेन किलर भी ली। सुबह घर से निकलते हुए अंकिता ने लंच भी दे दिया था। चाय पीने के 1 घंटे बाद मैंने लंच किया और फिर जो ऑफिस का काम बचा हुआ था वो करने लगा। 3 बजे ऑफिस से छुट्टी हो जाती थी, लेकिन मेरा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि आज मेरी तबीयत बहुत खराब थी और मुझे बहुत चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा था। एक तो सिद्धि ने भी तंग किया हुआ था और ऊपर से दीदी के 2 बच्चे भी आए हुए थे। बहरहाल 4 बजे तक मैंने अपना काम खत्म किया और उस वक्त मेरी बस जा चुकी थी। काफी टाइम मैं दूसरी बस का इंतजार करता रहा। इसके बाद मेरी बस आई और मैं उसमें बैठ गया।
गर्मी भी बहुत थी। मैं घर आया तो अंकिता कमरे में ही मौजूद थी और सिद्धि को सुलाया हुआ था। मैंने गुस्से से उसे देखा और कहा कि तुम अब जागी हो, लेकिन वो कहने लगी, नहीं, सिद्धि की तबीयत बहुत खराब थी। मैंने अभी दवाई देकर उसे सुलाया है। इसके पेट में बहुत दर्द था। वो उठी और मेरे लिए चाय पानी लेकर आई। मैंने उसे चाय बनाने के लिए कहा। वो चाय बनाने के लिए किचन में गई तो माँ मेरे कमरे में आ गई और बैठ गई। मैंने अपनी माँ से हालचाल पूछा तो वो कहने लगी, नमन बेटा, तुम्हारी पत्नी अब उठी है, कुछ भी नहीं कर। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं उठा और किचन में अंकिता पर चिल्लाने लगा। मैंने उससे कहा कि तुम दफा हो जाओ, अपने माँ बाप के घर चली जाओ, यहाँ पर तुम करती ही क्या हो। वो मुझे हक्का बक्का देखने लगी और परेशान हो गई। कहने लगी, नमन, क्या बात है, आप क्यों मुझ पर चिल्ला रहे हैं? जबकि मैं उसे घूरे जा रहा था और मैंने उससे यही कहा था कि आदमी किस लिए शादी करता है, कि पत्नी उसका घर संभाले, उसके बच्चों का ख्याल रखे। क्या मेरी माँ इस हालत में घर के काम करते हुए अच्छी लगती है तुम्हें? तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं है कि मेरी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती? अंकिता मुझे परेशानी से देखे जा रही थी। कहने लगी, नहीं नमन, मैं सारा काम खुद करती हूँ। अब सारा काम करने के बाद मैं कमरे में जाकर आराम कर रही थी। पूरी रात सिद्धि ने भी मुझे सोने नहीं दिया, जबकि मैं इसी बात पर अड़ा हुआ था कि नहीं, मैंने खुद कल अपनी आंखों से देख लिया है कि तुम क्या कुछ करती हो। जब मैं आया तो तुम सो रही थी। अंकिता चुप रही, कुछ न बोली, जबकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने गुस्से से उसे कहा कि दफा हो जाओ, अपने माँ बाप के घर जाओ और जितना मर्जी आराम करो। वो चुप हो गई और जाकर उसने अपने भाई को फोन किया। कुछ ही देर में उसका भाई उसे लेने आ गया था। उसने अपना और सिद्धि का सामान पैक किया। जब मैंने देखा कि वो सिद्धि के कपड़े भी रख रही है और उसकी जरूरत का सामान भी, तो मुझे और गुस्सा आ गया। मैंने वो सामान उसके बैग से निकलवाया और उसे बहुत डांटा कि तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मैं सिद्धि को तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा। वो रोए जा रही थी और जिद कर रही थी कि नहीं, सिद्धि मेरे बगैर नहीं रह सकती। आप कैसे उसे संभालेंगे? मैंने उससे कहा कि तुम बस घर में एक ही तो काम करती हो, तुम्हें बस सिद्धि को ही तो संभालना होता है, जबकि बाकी के सारे काम तो माँ करती हैं। तो सिद्धि को भी वो रख लेंगी। फिर ऑफिस से वापस आकर मैं खुद सिद्धि को देख लिया करूंगा। तुम्हें उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसका भाई बाहर गाड़ी में बैठा हॉर्न दे रहा था। अंकिता के मायके वाले अच्छे खासे खाते पीते लोग थे। उनके हालात काफी अच्छे थे। हालात तो हमारे भी ठीक ही थे। मैंने बस बाइक रखी हुई थी और ऑफिस दूर होने की वजह से मैं बस में ही जाता था। एक तो गर्मी की वजह से मैं बाइक का इस्तेमाल भी कम करता था और थोड़ा रास्ता भी सुनसान था, इसलिए बस में कुछ सिक्योरिटी फील होती थी। बहरहाल, बार बार हॉर्न बजाने पर अंकिता अपना सामान उठाकर चली गई। जब वो सिद्धि को उठाने लगी तो मैंने उससे सिद्धि को छीन लिया और उसे बाहर की तरफ धक्का दे दिया। वो गिरते गिरते बची थी। वो रोते हुए जाकर अपने भाई की गाड़ी में बैठ गई। उसका भाई गाड़ी से बाहर निकला। शायद वो अपनी भांजी को मुझसे लेना चाहता था। मेरी तरफ आने ही वाला था कि अंकिता ने उसे मना कर दिया और कहा, नहीं भाई, आप न जाएं। और वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गया और अपनी बहन को लेकर चला गया। जब मैं कमरे में आया तो सिद्धि रो रही थी। मैंने आगे पीछे उसका फीडर देखा, वो मुझे कहीं नहीं मिला। जब मैं किचन में गया तो फीडर वैसे ही सिंक में पड़ा हुआ था। मैंने सिद्धि को नीचे फर्श पर बिठाया, कुर्सी या टेबल पर नहीं बिठाया ताकि वो नीचे न गिर जाए। उसे फर्श पर बिठाकर मैंने फीडर धोया, फ्रिज से दूध निकाला, उसे गर्म किया और सिद्धि को फीडर में डालकर दिया। फिर मैं उसे कमरे में ले आया। काफी टाइम हो गया था। मैंने सोचा कि अब तो कुछ खाने का भी देखना है। माँ के कमरे में गया और माँ से पूछा कि क्या पकाना है। माँ कहने लगी, क्यों, तुम्हारी पत्नी ने कुछ नहीं पकाया? मैंने कहा, नहीं माँ, वो तो चली गई, मैंने उसे घर से निकाल दिया है। माँ मुझे हक्का बक्का देखने लगी और कहने लगी, नमन, आज तो मेरी तबीयत भी बहुत खराब है। जब मैंने अपनी दीदी की तरफ देखा तो वो बेड पर सर लपेटे लेटी हुई थी। मैंने उन्हें कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। यही सोचा कि दीदी घर में भी सारे काम करती रहती हैं, बच्चे भी संभालती हैं और घर भी उनका अलग है। यहाँ पर आती हैं तो कुछ आराम कर लेती हैं
और माँ का भी मुझे खुद ख्याल था। मैं किचन में चला आया। किचन में आकर मैंने देखा सब्जी बनी हुई थी, यानी अंकिता सब्जी बनाकर गई थी। जब मैं ऑफिस से आया था तो वो सब्जी बना चुकी थी। फिर इसके बाद मैंने किचन में देखा कुछ बर्तन पड़े हुए थे। मैंने सोचा माँ इन्हें कैसे धोएंगी, माँ की तो तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने खुद ही धोना शुरू कर दिए। थोड़े से बर्तन थे, बहुत जल्दी धुल गए। जब मैं उन्हें शेल्फ पर रखने लगा तो मुझे सिद्धि के रोने की आवाज आई। मैं भागता हुआ कमरे की तरफ गया। सिद्धि अपना फीडर खत्म कर चुकी थी और वो बहुत ज्यादा रो रही थी। मैं उसके पास गया और उसे उठा लिया। जैसे ही उसे उठाया तो मुझे अपने हाथ पर गीलापन महसूस हुआ। मैंने जल्दी से सिद्धि का पैम्पर चेंज किया और बहुत बुरे दिल से चेंज किया। यहाँ तक कि मुझे उल्टी भी आने लगी थी, लेकिन बहरहाल मुझे ये काम भी करना था। फिर मैंने सिद्धि के कपड़े चेंज किए। कपड़े चेंज करने के बाद मैंने सिद्धि को झूले में लेटा दिया और वो सुकून से लेट गई। शायद वो इसलिए रो रही थी कि उसका पैम्पर गंदा था। फिर इसके बाद मैंने बेड से सारी चीजें उठाई और बाहर फेंक। जब बेडशीट को देखा तो वो भी गंदी थी। मैंने वो बेडशीट उतारी और अलमारी से धुली हुई बेडशीट निकालकर बेड पर बिछा दी। फिर वॉशरूम गया और जाकर सिद्धि के कपड़े और बेडशीट धोए। अभी मैं धो ही रहा था कि मुझे सिद्धि के रोने की आवाज आई। मैं भागता हुआ कमरे में आया और यही सोच रहा था कि कहीं सिद्धि गिर न जाए, क्योंकि अभी उसे बेड या झूले से नीचे उतरना नहीं आता था। मैं उसे उठाकर माँ के पास चला गया और कहा, माँ थोड़ी देर सिद्धि को देख लीजिए। मैं उसे माँ के पास छोड़ आया और आकर बेडशीट धोकर छत पर फैलाकर वापस आया तो फिर किचन में चला गया। मैंने सोचा कि सब्जी तो अंकिता बनाकर गई है, लेकिन मुझे रोटियां भी देखनी हैं। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं बेलन पर कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। दीदी की तबीयत भी खराब है और माँ से तो मैं ये नहीं कह सकता कि माँ आप कुछ बनाकर दे दें। मैंने फ्रिज खोला और देखा फ्रिज में आटा तो था ही नहीं। अब आटा कैसे गूंथूं? आटे का तो मुझे पता ही नहीं है। मैंने सोचा कि क्यों ना खाना ऑर्डर कर दूं। मैंने माँ का परहेज वाला खाना देखा तो वो भी बना हुआ था। सिर्फ रोटियां मुझे ऑर्डर करनी थी। मैंने रोटियों का ऑर्डर दे दिया और फिर माँ के कमरे में चला गया, क्योंकि मुझे सिद्धि के रोने की आवाज आ रही थी। मैं सिद्धि को उठाकर ले आया और उसे चुप करवाने लगा, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि शायद इसे भूख लग रही है। मैं किचन में गया और उसके लिए सेरेलक बनाया। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सेरेलक बनाना कैसे है। फिर डिब्बे के ऊपर लिखा हुआ था कि इसे किस तरह से बनाना है। मैंने सेरेलक बनाया और सिद्धि को खिलाने लगा। उसने खाते खाते फिर कपड़े गंदे कर लिए थे। मैं उसे खिलाने के बाद उसके कपड़े चेंज करने लगा। तब तक रोटियां भी आ चुकी। सिद्धि को बेड पर बिठाकर कुछ छोटे छोटे खिलौने रखे तो वो उनके साथ खेलने लगी। इतने में दरवाजे पर बेल बजी। शायद होटल वाले ने रोटियां भिजवा दी थी। मैं रोटी लेने बाहर गया और रोटी लेकर किचन में आ गया। किचन में आया तो सब्जी ठंडी पड़ी हुई थी, क्योंकि वो तो काफी टाइम पहले अंकिता ने बना ली थी। शायद इसीलिए कि सिद्धि उस वक्त सो रही होगी तो उसने सब्जी बना दी होगी, क्योंकि बच्चों को संभालना कोई आसान काम नहीं है। पिछले इन 3 घंटों से मुझे इस बात का एहसास हो रहा था। मैं माँ के पास गया और माँ से कहा, माँ आप उठकर सब्जी ही गर्म कर दें। जबकि माँ ने मुझे साफ जवाब दे दिया कि नहीं नमन बेटा, मुझ में तो चलने की भी हिम्मत नहीं है। मैं किचन में आया, अपनी और माँ की सब्जी गर्म की, उन्हें उनके कमरे में दे आया और अपना खाना लेकर अपने कमरे में आ गया। सिद्धि अभी तक अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी। मैंने जल्दी जल्दी मोटे मोटे निवाले तोड़कर खाना खाया और यही सोचा कि अगर सिद्धि ने रोना शुरू कर दिया तो सब्जी और रोटी ठंडी हो जाएंगी। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी खाना खाया। अभी खाना खा ही चुका था कि सिद्धि ने फिर रोना शुरू कर दिया। फिर मैंने सिद्धि को उठा लिया। उसे उठाए हुए मैं किचन में बर्तन रखने गया। चाय पीने का बहुत मूड हो रहा था। मुझे याद था इस टाइम खाने के बाद अंकिता कभी कॉफी कभी चाय बनाकर मुझे देती थी और मुस्कुराती हुई मेरे पास आती और कहती, आप थक गए हैं तो मैं आपका सर दबा देती हूँ, टांगे दबा देती हूँ। और कभी वो मेरा सर दबाना शुरू कर देती, कभी टांगे, और मुझे सुकून मिल जाता था। मैं किचन में आया तो चाय तो नहीं बना सकता था, क्योंकि सिद्धि को उठाए हुए था। और फिर मैं कमरे में वापस आ गया।
सिद्धि को एक खिलौना पकड़ाकर मैं जल्दी जल्दी किचन में गया। उसका फीडर धोकर उसमें दूध डाला और फीडर को ओवन में रख दिया। दूध बस 1 मिनट में ही गर्म हो गया। मैं जल्दी से फीडर लेकर कमरे में आया तो तब तक सिद्धि के रोने की आवाज फिर आ रही थी। मैंने सिद्धि को फीडर दिया और वो चुप हो गई। फिर मैं उसे अपने हाथों पर लिटाकर कमरे में टहलने लगा। कुछ ही देर बाद वो सो गई। मैं खुद भी उसके पास लेट गया। ना जाने कब मेरी भी आंख लग गई, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं बहुत थकान महसूस कर रहा था। आधी रात को मेरी आंख खुली तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा बिस्तर गीला है। मैंने जल्दी से साइड टेबल पर पड़ा लैंप ऑन किया और देखा तो सिद्धि का पैम्पर लीक हो गया था। मैंने जल्दी से उसका पैम्पर चेंज किया, उसके कपड़े चेंज किए, अलमारी से एक और बेडशीट निकाली और वो भी चेंज। नींद इतनी ज्यादा आ रही थी कि वो कपड़े और बेडशीट मैंने ऐसे ही वॉशरूम में रख दिए और खुद भी सो गया और सिद्धि को भी सुला दिया। सुबह उठा तो काफी टाइम हो गया था। तब तक माँ नाश्ता कर चुकी थी, लेकिन जब मैं जागा तो माँ ने मुझसे नाश्ते का नहीं पूछा। मेरी दीदी के बच्चे भी आंगन में खेल रहे थे। दीदी ने भी मुझसे खाने का नहीं पूछा, जबकि मैं खुद ही किचन में आया और फ्रिज से ब्रेड और बटर निकाला और बगैर गर्म किए जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया, क्योंकि ना तो मुझे पराठा बनाना आता था और ना ही टाइम था। हालांकि मुझे नाश्ते में दही और पराठा पसंद था। मुझे नहीं पता था कि अंकिता कब और कैसे दही जमा देती, कितना दूध डालती थी और इसमें कितना दही मिक्स करती थी। मुझे तो बस हर चीज तैयार मिलती थी। बहरहाल मैंने ब्रेड खाई और जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस के लिए चला गया और सिद्धि को माँ को पकड़ा दिया। सारा दिन ऑफिस में बिजी रहने के बाद जब मैं घर आया तो मुझे गली से ही सिद्धि के रोने की आवाज आ रही थी। मैंने दरवाजा खटखटाया तो माँ ने दरवाजा खोला। सिद्धि आंगन में फर्श पर बैठी रो रही और उसके आसपास बहुत सारे खिलौने पड़े हुए थे। जब मैं अंदर गया तो मुझे देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और पापा पापा कहने लगी। कभी पापा और कभी मम्मा। मैंने जल्दी से उसे उठाया और वही कल वाला हाल कि उसके पैम्पर से मेरा हाथ गंदा हो गया। मैं बहुत परेशान हुआ और अपनी माँ की तरफ देखने लगा और अपनी माँ से कहा, माँ, दीदी से ही कह देती, उनकी भी तो कुछ लगती है, भाई की बेटी है, इंसान कम से कम मजबूरी में ही कोई काम कर देता है। माँ कहने लगी, नहीं बेटा, तुम्हारी दीदी तो दिन में ही चली गई थी। वो तो 1 महीने से मेरे पास नहीं आई थी और मुझसे मिलने ही आई थी। मैंने माँ से कहा, दीदी इतना तो देख सकती थी कि आपकी तबीयत खराब है, 3-4 दिन और रह लेती तो क्या हो जाता। लेकिन मैं तो शायद समझ गया था कि वो इन्हीं झमेलों की वजह से घर से चली गई है। हालांकि पिछले महीने जब वो आई थी तो पूरे 10 दिन रहकर गई थी और मैंने खुद महसूस किया था कि अंकिता ने उनके बच्चों को भी संभाला हुआ था और वो आराम ही करती रहती थी। लेकिन फिर भी उनकी जुबान पर यही शिकायत रहती थी कि अंकिता हमारा ठीक तरह से ख्याल नहीं रखती। मैं यही सोच रहा था कि सिद्धि के जोर जोर से रोने की आवाज ने मुझे झकझोर दिया। मैं जल्दी से वॉशरूम गया और वहां रात वाले कपड़े देखकर मेरा दिमाग और खराब हो गया। अब जैसा भी था मुझे सब कुछ तो करना ही था। मैंने सिद्धि के कपड़े उतारे, सिद्धि को नहलाने लगा। मुझे इस चीज का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन ये सब तो मुझे ही करना था। मैंने सिद्धि को अच्छे से तैयार किया और कमरे की हालत ठीक। जल्दी से वॉशरूम में जो गंदे कपड़े थे उन्हें धोया, अपनी शर्ट धोई और छत पर फैलाने के लिए चला गया। मुझे बहुत कुछ याद आ रहा था कि इतने सारे काम के बाद भी अंकिता ने कभी अपने माथे पर बल नहीं डाले थे। अगर मैं कुछ कह भी देता था तो वो आगे से मुस्कुरा देती थी। इसके बाद भी वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। ये सब सिर्फ माँ की वजह से हुआ था, क्योंकि माँ मुझे बार बार ताने देती थी कि तुम्हारी पत्नी करती ही क्या है। पता नहीं माँ को अंकिता से क्यों इतनी चिढ़ थी। मैं किचन में गया, वहां पर कुछ भी बना हुआ नहीं था। सिद्धि को दूध गर्म करके दिया और यही सोच रहा था कि इतना भड़कने के बाद माँ ने इतना तो कर लिया कि अपने लिए कुछ परहेज वाला खाना बना लिया, लेकिन बेटे का पूछा तक नहीं। माँ जो कहती थी कि बर्तन मैं धोती हूँ, तो वो सिंक तो बर्तनों से भरा पड़ा था। माँ ये कहती थी कि फर्श मैं साफ करती हूँ, लेकिन 2 दिनों से फर्श भी गंदा था। मैं किचन में गया और कुछ बर्तन धोए, किचन की कुछ चीजें समेटी
और आकर सिद्धि को उठाया और उसे प्यार करने लगा और अपनी बेटी से कहा कि चलो बेटा। जब बाहर निकला तो माँ कहने लगी, नमन बेटा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, माँ मुझे पता कि मुझे कहाँ जाना है। ये कहते हुए मैंने अपनी बाइक निकाली, सिद्धि को आगे बिठाया और अपनी बाइक को उस साइड पर ले गया जहां मुझे जाना था, जिन रास्तों पर मेरी मंजिल थी। मैं ये समझ गया था कि मैं अंकिता के बगैर कुछ भी नहीं हूँ। मेरी पत्नी के बगैर मेरा घर अधूरा है। ये सब कुछ मेरी बेटी, मेरा घर तो मेरी पत्नी ने ही संभाला हुआ था। मुझे अभी भी याद आ रहा था कि सुबह ऑफिस के लिए कपड़े निकालना भी मेरे लिए कितना मुश्किल हो रहा था। वो तो शुक्र है कि अंकिता ने कुछ कपड़े मेरे प्रेस करके अलमारी में लटकाए हुए थे। मैं इन्हीं सोचों में था कि अंकिता के मायके के करीब पहुंच गया। मैंने दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा अंकिता की भाभी ने खोला। मैं नमस्ते करते हुए अंदर आ गया। उन्होंने सिद्धि को मेरी गोद से लिया। मैंने उनसे अंकिता के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि वो अंदर कमरे में बैठी है। मैं जब अंदर गया तो ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी आंखें सूजी थी। शायद वो बहुत ज्यादा रोई थी। मैंने उसे पुकारा। मुझे देखकर वो बहुत हैरान हुई और जल्दी से उठ खड़ी हुई और मुझसे सिद्धि को पूछने लगी। जल्दी से भागकर बाहर गई और उसने सिद्धि को उठा लिया और उसे चूमने लगी। ये सब देखकर मैं मुस्कुराने लगा और मैंने अंकिता का हाथ पकड़ लिया और उससे कहा, अंकिता मैं तुमसे माफी मांगने आया। तुम्हारे बगैर मेरा घर अधूरा है। मेरा इतना ही कहना था कि वो मुस्कुरा दी और सिद्धि को खूब प्यार करने लगी। वो एक पत्नी भी थी और एक माँ भी थी। वो हंसी खुशी मेरे साथ मेरे घर वापस आ गई। बस इन 2 ही दिनों में मुझे एहसास हो चुका था कि पत्नी के बगैर सब कुछ अधूरा है, घर, पति और बच्चे। दोस्तों, क्या नमन को अपनी माँ और बहन की बातों में आकर बिना सच्चाई जाने अंकिता पर चिल्लाना और उसे घर से निकालना सही था? अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।